रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम BSN 5th सेमेस्टर के सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था और आज हम उसमें जो जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है जेनिटो यूरिनरी डिस्फंक्शंस इन चिल्ड्रन। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसमें ऑब्जेक्टिव्स हम पहले पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या है। ओवरव्यू ऑन यूरिनरी सिस्टम्स UTI हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ। स्टूडेंट ये एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्जेनिटल रेनल एट्रोफी है, बार्टर सिंड्रोम है हमारे पास, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट्स मोडेलिटीज़ फॉर द चिल्ड्रंस विद अबाउट डिसऑर्डर्स। और हमने पढ़ना है फिर कि नर्स ने जो है वो किस तरह मैनेजमेंट करनी है, किस तरह ट्रीटमेंट करनी है। इस अबाउ जो हमने ऊपर जो बार्टर सिंड्रोम है यानी प्रोटिक सिंड्रोम है या कॉन्जेनिटल रेनल एट्रोफी है, इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह करनी है। तो स्टूडेंट बस ये हमारे पास ओवरव्यू है यूरिनरी ट्रैक्ट का। इसमें हमारे पास किडनी जो है वो एक राइट किडनी है और ये हमारे पास एक लेफ्ट किडनी है। इसके बाद हमारे पास आता है यूरेटर्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यूरेटर हो गया, फिर आता है ब्लैडर्स, फिर स्पेंक्टर्स है, एक एक्सटर्नल स्पेंक्टर्स हो गए और एक इंटरनल स्पेंक्टर हो गए, फिर आता है हमारे पास यूरेट्रा। तो और फिर आता है हम नेफ्रॉन की फंक्शंस की तरफ कि हमारे पास जो किडनी का बेसिक यूनिट है उसके फंक्शन जो है वो क्या है। तो हमारे पास जो है वो ये एक स्ट्रक्चर्स दिया गया है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट वन आता है हमारे पास प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, फिर हमारे पास सेकंड आता है लूप ऑफ हैंडले विद कैपिलरीज नेटवर्क, थर्ड वन हमारे पास है डिस्टल ट्यूब्स जिसमें हम ये इसके जो इनर पार्ट्स है, और ये लास्ट वन हमारे पास आता है कलेक्टिंग डक्ट जिसमें सारा कुछ जो है वो आकर मिल जाता है। तो फर्स्ट वन हमारे पास वुमेन कैप्सूल बन जाता है। इसमें हमारे पास इट्रियोल्स फ्रॉम रेनल्स आर्टरी होता है, आर्टरियोल्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस होता है, और ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर के है ये रेनल्स वीन है हमारे पास, और ये दिस लार्ज वन इस हमारे पास है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलर क्या है, फिल्टर्स वाटर एंड सोल्यूट फ्रॉम बॉडी। ये हमारे पास क्या करता है, एक फिल्ट्रेशन है, एक फिल्टर की तरह हमारे पास काम करता है जिसमें से वाटर्स और सोल्यूट जो है वो फिल्टर होते हैं। तो जो हमारे पास वेस्टफुल सब्सटेंस है या वेस्टफुल सोल्यूट है वो बॉडी से निकल जाते हैं और बाकी जो है वो दोबारा जो है वो बॉडी में चले जाते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, वो रीएब्सॉर्ब करते हैं नीडेड सब्सटेंस यानी वाटर हो गए, प्रोटीन्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये हम फिल्टर करते हैं हमारे पास एंड अलाउ अननीडेड सब्सटेंस टू लीव द बॉडी इन यूरिन। वही बात है स्टूडेंट के जो वेस्ट मटेरियल है हमारे पास उसको निकाल देते हैं बॉडी के ज़रिए, और जो हमारे पास वो चीज़ें जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो बॉडी में जो है वो रह जाती है। फिर आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शन क्या है, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये हमारे पास जो ये रेड कलर्स वाला ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, इसके इनर के बाद इसके बाद जो आता है ये हमारे पास मीड्यूला है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रेड वन में जाएंगे और क्लीन ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई होगा तो इस ब्लू वन के जरिए जो है वो जाएगा। फिर आता है ये हमारे पास यूरेट्रा है, इससे हमारे पास जो है वो यूरिन आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लैडर्स में आएगा, क्योंकि पहले हमारे पास किडनी होती है, इसके बाद हम यूरेटर जो है वो स्टार्ट करते थे और इसके बाद जो है वो ब्लैडर्स आता है हमारे पास। तो कहते हैं कि यूरिन फॉर्म इन द नेफ्रॉन, के यूरिन जो है वो हमारे पास कहाँ पर बन जाता है, नेफ्रॉन में बन जाता है, पासिंग इनटू द रेनल पेल्विस। फिर हमारे पास ये कहाँ पर चला जाता है, रेनल पेल्विस में, थ्रू द यूरेटर इनटू द ब्लैडर्स एंड आउट ऑफ बॉडी थ्रू द यूरेट्रा। अच्छा, अब जब यूरिन जो है वो नेफ्रॉन में बन जाता है तो ये रेनल पेल्विस से जो है वो पास हो जाता है किसके ज़रिए, तो यूरेटर के ज़रिए हमारे पास, और फिर वो चला जाता है ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर के बाद वो यूरेट्रा के ज़रिए जो है वो बॉडी से जो है वो निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक डिफरेंस ऑफ किडनी डेवलपमेंट्स कि क्या है, बिगेंस ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, कि किडनी जो है वो कब स्टार्ट होती है उसकी डेवलपमेंट, तो वो 4th वीक में जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती है, कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ 1st ईयर्स आफ्टर बर्थ। अच्छा, वो 4th वीक में उसकी गेस्टेशन जो है वो स्टार्ट होती है, यानी डेवलपमेंट जो है वो 4th वीक ऑफ गेस्टेशन में स्टार्ट होती है। और स्टूडेंट कब कंप्लीट होती है, जब बच्चा जो है वो 1 साल का हो जाए, तब उसकी किडनी जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक्सक्रीशन
लेस देन एडल्ट, लेकिन बच्चों की जो एक्सक्रीशन है वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बाय द एज ऑफ 6 to 12 मैन फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज़ नियरली लाइक एडल्ट। अच्छा, और जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होने लगता है, यानी हमने पढ़ा था कि 1 साल तक, जो 1 साल के बाद जो है उसकी किडनीज प्रॉपर वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब बच्चे जो है वो 6 से 12 मंथ के दरमियान होता है, या जब वो 12 मंथ तक पहुँच जाते हैं, तो उसके जो फिल्ट्रेशन है या जो एब्जॉर्प्शन है या जो किडनी का फंक्शन है वो प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है एडल्ट की तरफ। और हेल्थी इन्फेंट्स द किडनी ऑपरेट एट फंक्शन लेवल अप्रोप्रिएट फॉर द साइज ऑफ बॉडी। अच्छा, और एक हेल्थी इन्फेंट्स के लिए, यानी सेहतमंद बच्चे के लिए क्या उसका क्या होना ज़रूरी है कि उसकी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क करे उसके बॉडी को सही रखने के लिए। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, अब कॉमन डिसऑर्डर क्या है, वो हमारे फर्स्ट वन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई जिसे हम कहते हैं। फिर आता है कंजेनिटल रेनल एट्रोपी, ये भी हम पढ़ेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और लास्ट वन जो है हमारे पास बार्टर सिंड्रोम है। तो बारी बारी हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो एक कॉमन मिथ है कि ये हमारे पास सिर्फ यूरेथ्रा या यूरेटर में होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारे पास किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, ब्लैडर्स और यूरेथ्रा जो है इस जगह में किसी जगह पर भी जो ये हमारे पास हो सकता है। यूटीआई इज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द यूरिन। अच्छा, और ये हम इन्फेक्शन है तो लाजमी सी बात है बैक्टीरिया के जरिए होगा, और ये बैक्टीरिया कौन सी, तो ये हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो होती है यूरिन में। इन्फेक्शन यूजुअली ओकर एट द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और द लोअर, जाहिर सी बात है या तो अपर में होगा और या हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वो इन्फेक्शन होगा। इंसिडेंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, कॉमन एज ऑफ ऑनसेट फॉर यूटीआई इज 2 to 6 ईयर्स। तो 2 से कम बच्चों में जो है 2 साल के कम बच्चों के इधर में ये नहीं होगा, और 6 से अपर में जो है हमारे पास होगा। गर्ल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। एंड सर्कमस्टांस मेल्स प्रोन्स टू डेवलप जो है हमारे पास क्या डेवलप यूटीआई। अच्छा, और ये हमारे पास जो है वो मेल में बहुत ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो है गर्ल्स स्टूडेंट, ये हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। फिर आता है काजिस। तो इसकी काजिस हमारे पास क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो ई कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होता है। वेजिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। अच्छा स्टूडेंट, अब ये वेजिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स हमारे पास क्या है, तो ये एक नर्व रिफ्लेक्स है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट करता है ब्लैडर और यूरेथ्रा को, ताकि यूरिन जो है वो स्टोर हो सके और वक्त आने पर जो है वो एम्प्टी हो सके वो ब्लैडर्स। तो ये हमारे पास एक वेजिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स है। जब इसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है तो इसकी वजह से भी हमारे पास यूटीआई जो है वो काज हो सकती है। पोरफिरिनियल हाइजीन का मसला हो तो तभी हमारे पास यूटीआई जो है वो काज होती है। शॉर्ट फीमेल यूरेथ्रा, और अगर फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट हो जिसकी, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो क्या है यूटीआई है वो भी काज हो सकती है। फिर हमारे पास आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट वन है पैथोजेंस कोलोनाइज इन द पेरिनियल्स एरिया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं कि पैथोजेंस जो है वो आते हैं, वो एक कॉलोनी की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं। कौन सी एरिया में, पेरिनियल्स एरिया में। एंटर यूरिनरी ट्रैक्ट बाय असेंडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पेरिनियल्स एरिया इनटू द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अच्छा, और जब वो कॉलोनी बना लेते हैं अपने जो उसके जो एक ग्रोथ लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो क्या कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो स्टार्ट करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो उसमें एंटर हो जाते हैं। बैक्टीरिया कैन एसेंड फ्रॉम ब्लैडर्स टू इन्फेक्ट द किडनीज। अच्छा, और अब ये नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ये जाता है, ये ब्लैडर से या यूरेथ्रा से जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ तक कि वो किडनी को भी जो है वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। टाइप्स ऑफ यूटीआई। तो हमारे पास जो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास आता है यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस एंड सिस्टाइटिस। तो हमारे पास ये जो है ये कॉमन है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि यूरेथ्राइटिस क्या है। तो ये हमारे पास यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन है, यानी यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। फिर आता है हमारे पास ये सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है वो हमारे पास क्या होता है, इन इन्फेक्शन इन ब्लैडर दैट इज मूव अप फ्रॉम द यूरेथ्रा। जो वो इन्फेक्शन जो यूरेथ्रा से जो है वो मूव कर जाता है, यानी ब्लैडर तक चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस। फिर आते हैं हमारे पास अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपर में हमारे पास क्या आता है, अपर में हमारे पास आता है
पिलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड द रेनल पेल्विस। ये ऊपर की तरफ चला जाता है। लोअर में हमारे पास क्या आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है, ब्लैडर आ जाता है, और अपर में हमारे पास जो है वो किडनी। जितने भी इन्फेक्शंस अपर होंगे तो उसमें लाजमी सी बात है कि वो किडनी जो है वो उसको वो किडनी इसकी वजह से इफेक्ट होंगी। तो इसमें हमारे पास आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी एंड रेनल पेल्विस। पर आते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस जो है वो उसमें जो है कुछ ना कुछ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन उसमें आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स। स्टूडेंट तो इस साइन और सिम्टम्स को देख के फीवर यानी ये है कि यूटीआई जिस बंदे को हो तो उसको फीवर जो है वो आता रहता है, यानी वो क्या होता है उस पर फेब्राइल्स फिट आते रहते हैं। अनएक्सप्लेन फीवर जो है वो उसका होता है। एब्डोमिनल पेन उसका होता है, जाहिरी सी बात है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ पर पेन जो है वो लाजमी होगी, इन्फ्लेमेशन हो। फॉर ग्रोथ यानी क्यों उसकी ग्रोथ जो है वो कम होती है, उसका वेट लूज होता है क्योंकि वो वोमिटिंग उसकी होती है, डायरिया होता है उसकी वजह से, और फीवर और इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ मुतासर होती है और उसकी वेट जो है वो लॉस होना स्टार्ट कर देती है। फॉर स्मेलिंग यूरिन, और इसके यूरिन में से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। फॉर फीडिंग यानी नोजिया और वोमिटिंग की वजह से उसका दिल कुछ भी खाने को नहीं करता, वोमिटिंग उसकी होती है, इरिटेबिलिटी आ जाती है उसमें, और वेट लूज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आता है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है, यूरिन टेस्ट हमने उसके लिए करवाना है, ऑब्टेनिंग अ यूरिन स्पेसिमन। अच्छा, तो क्या करना है कि हमने उसका एक यूरिन स्पेसिमन लेना है, यूरिन बैग उसके लिए चाहिए होगा, क्लीन केज यूरिन हमारे पास होना चाहिए, मिड स्ट्रीम यानी उसका जो यूरिन है तब हमने उसका एक यूरिन टेस्ट यानी स्पेसिमन या यूरिन सैंपल लेना है जब वो मिड स्ट्रीम में आ जाए। सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन। स्टूडेंट तो ये सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन जो है हमारे पास क्या है कि ब्लड में द ड्रेनिंग द ब्लैडर्स बाय इंसर्टिंग अ स्टेराइल नीडल थ्रू द स्किन अबव द प्यूबिक आर्क एंड टू द ब्लैडर। अच्छा, हमने जो है वो ब्लैडर में ड्रेन करना है और उसमें एक स्टेराइल नीडल जो है वो इंसर्ट करना है, किसके ज़रिए, स्किन के ज़रिए, लेकिन वो जो हमारे पास जो ड्रेन है वो अबव द प्यूबिक आर्क होनी चाहिए और उसको ब्लैडर में जो है वो जाना होगा, यानी हम उसको ब्लैडर में करते तो इसे कहते हैं सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन। तो इसके ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं कि आया मसला जो है वो क्या है। फिर आता है हमारे पास यूरिन कल्चर जो है ये हमने करनी है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास है प्लेन एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हैं, एंड मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी MCUG क्या है हमारे पास, मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम। तो ये हमारे पास जो UVR है या जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है उसको मालूम करने के लिए कि ये सही तरीके से काम जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी जो हमारे पास वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स है या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व है वो सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है या डिसफंक्शन जो है वो नहीं आ चुका है, या इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हम करते हैं। तो ये इसमें जो है हमारे पास एक कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट किया जाता है कैथेटर के ज़रिए। फिर आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हम पढ़ेंगे इंश्योर द चाइल्ड टू पास यूरिन रेगुलरली every 2 to 3 hours and take the time to completely empty the bladder। अच्छा, अब ये बच्चों की बात हो रही है पीडियाट्रिक में हमारे पास के बच्चों को जो है वो हर 2 से 3 घंटे बाद जो है वो मैक्चुरेशन करनी चाहिए और वो उसको टाइम लेना चाहिए जब तक जो है वो ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी ना हो जाए। अवॉइड होल्डिंग यूरिन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम्स, इसकी वजह से भी उसको मसला हो सकता है। पेरेंटल हाइजीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो हाइजीन, अपने बच्चे के हाइजीन का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखते हैं। अवॉइड टाइट्स फिटिंग्स क्लॉथ और डायपर्स, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से भी हमारे पास हो सकता है। इंकरेज फ्लूइड इनटेक, उसको आपने इंकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पी सके। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या करना है, एंटीबायोटिक्स यानी फीवर को ख़त्म करने के लिए आपने बच्चे को जो है वो क्या करना है, आपने उसको एंटीबायोटिक्स जो है वो देने हैं। एंटीबायोटिक्स आपने देना है
लेकिन उससे पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ही आपने स्टूडेंट डायग्नोस्टिक में हमने पढ़ा था यूरिन स्पेसिमेन हमने लेना है। तो यूरिन स्पेसिमेन जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो लेना है, और आपने फिर जो है वो माइक्रोस्कोपी कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए उसको जो है वो भेजना है। और फ्लूइड मेंटेनेंस, आपने उसके फ्लूइड मेंटेनेंस यानी जो इनपुट है और आउटपुट चार्ट है उसको आपने बहुत जो है वो उस पर स्ट्रिक्ट एक फोकस जो है या एक टारगेट जो है वो आपने रखना है। फिर आता है हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस। आपने क्या कहना है, फीवर ड्यू टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। आपने जो है वो इसको जो है डायग्नोस करना है। अल्टरेशन इन यूरिनेशन यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, पेनफुल यूरिनेशन तो नहीं है, बर्निंग तो नहीं होती, या हमारे पास इन्यूरेसिस तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास स्टूडेंट होता है। पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट हमारे पास भी हो सकती है। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट यूटीआई एंड हेल्थ प्रिवेंशन, आपने ये सब को जो है वो डायग्नोस करना है। फिर आता है हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने क्या करना है, मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर एवरी 4 आवर, क्योंकि यूटीआई में हमारे पास जो है वो फीवर जो है वो आता रहता है, फेब्राइल फिट्स जो है वो हमारे पास होते रहते हैं। तो आपने जो है वो टेम्परेचर को देखना है हर 4 घंटे बाद। इनकरेज प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, आपने जो है उसको फ्लूइड मेंटेन रखने के लिए उसको फ्लूइड बहुत ज़्यादा उसको इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो इनटेक करे। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स ड्रग एज प्रिस्क्राइब, फीवर को ख़त्म करने के लिए हमने एंटीपायरेटिक ड्रग्स यानी एडमिनिस्टर एंटीबैक्टीरियल ड्रग, क्योंकि ये हमारे पास इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए और इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम उसको एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। मेंटेन बेड रेस्ट, वेयर थिन एंड लूज क्लोथिंग, क्योंकि टाइट्स क्लोथिंग आपने नहीं पहननी। गिव्स डिफाइड स्पूनिंग, अच्छा स्पॉन्जिंग सा। तो फीवर को कम करने के लिए एक कॉमन मेथड्स है फीवर को कम करने के लिए कि कोई भी कूल चीज़ लेकर या कोई भी कूल कपड़ा लेकर आपने जो है उसके जो टेम्पोरल्स एरिया है वहाँ पर रखना है, ताकि हाइपोथैलेमस जो है वो उसके लेवल्स यानी वो अपने नॉर्मल लेवल पर जो है वो आ सके। फिर आता है हमारे पास कॉन्जेनिटल्स रेनल एट्रोपी। कॉन्जेनिटल्स एब्सेंस आर एट्रोपिक किडनी, हमारे पास क्या होता है कि कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ किडनी ओकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 1 in 12 लाइव्स बर्थ। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास 1200 बच्चे होते हैं तो उनमें से एक जो है वो कॉन्जेनिटल्स और एट्रोपिक किडनी का जो है वो शिकार लाजमी होगा। मेल्स प्रीडोमिनेंट इन रेशो ऑफ 1.8:1, तो ये मेल में जो है बहुत ज़्यादा होता है। द एब्सेंट किडनी इज़ द मोस्ट ऑफन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अच्छा, और कहाँ पर कौन सी किडनी जो है वो एब्सेंट होती है हमारे पास, वो लेफ्ट साइड वाली किडनी जो है ये हमारे पास एब्सेंट होती है स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉन्जेनिटल्स होती है। फिर है एनोमेली इज़ मोर कॉमन्स इन मेल्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसोसिएटेड एनोमेलीज आर मोर कॉमन्स इन फीमेल। अच्छा, अब जो सिंपल एनोमेलीज है वो हमारे पास मेल में कॉमन है, लेकिन जो एसोसिएटेड है वो हमारे पास फीमेल में कॉमन है। अबाउट 30 ऑफ फीमेल्स विद एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया, और इसमें हमारे पास जो 30% फीमेल्स है उसको एबनॉर्मेलिटीज़ हो कहाँ पर, उसकी इंटरनल जेनिटेलिया में। किस चीज़ में, जो कंजेनिटल एट्रोपी है हमारे पास। इन जनरल देयर इज़ नो स्पेसिफिक सिम्टम्स हाइलाइटिंग इन एब्सेंस ऑफ किडनीज। अच्छा, और अब इसके कोई स्पेसिफिक जो सिम्टम्स ये हमारे पास नहीं है कि उसको हम पढ़ सके, जान सके, या पेशेंट हमें बता सके तो हम उसे बताएं कि हाँ अब तुमको जो है वो कंजेनिटल एट्रोपिक किडनी ये वाली डिजीज़ जो है। फिर डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे। द डायग्नोसिस शुड बी सस्पेक्टेड ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन व्हेन द वास्ट डिफरेंस आर द बॉडी एंड द टेल ऑफ epididymis is missing, or when an absent septates are hypoplastic vagina associated with a यूनिकोन्वेट्स और बाइकोन्वेट यूट्रस। अच्छा, अब हमने डायग्नोसिस में किस चीज़ को देखना है, क्योंकि हमें मुश्किल ही पता चल सकेगा कि इसको ये वाली डिजीज़ जो है ये है, तो वो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान देखनी है कि हमारे पास जो वैसा डिफरेंस है या बॉडी है उसकी, या हमारे पास जो एपिडाइडेमिस है उसका जो टेल है वो अगर मिसिंग हो, हमारे पास वो सिरे से मौजूद ही ना हो, या वो ख़त्म हो, हमारे पास उसका कुछ हिस्सा ना हो, या वो सिरे से मौजूद ही ना हो, तब हमको ये
मालूम होगा कि ये वाली डिजीज़ उसको है, या फिर हमारे पास जो हाइपोप्लास्टिक विजाइना है वो इसे एसोसिएट होगा यूनिकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यानी जब दो होंगे या एक होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो हाइपोप्लास्टिक विजाइना है या फिर सेप्टेट है, तो जब ये होगा हमारे पास, या फिर एपिडाइडेमस का टेल जो है वो उसका कुछ हिस्सा एब्सेंट होगा या वो मिसिंग होगा पूरा का पूरा, तो या फिर हमारे पास जो वैसा डिफरेंस है उसकी बॉडी नहीं होगी हमारे पास, तो ये हम फिर जान सकेंगे कि ये वाली डिजीज़ जो है ये इस पेशेंट को है। फिर आते हैं हमारे पास देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस दैट पेशेंट विद सोलिटरी किडनी हैव इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू अदर डिजीज। अच्छा, और ये हमारे पास इसकी कोई भी ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है कि अगर किसी पेशेंट का एक किडनी हो या एक दूसरी वाली किडनी ना हो, यानी सिर्फ वो एक ही किडनी से अपनी बॉडी के सारे जो फंक्शंस है वो रेगुलेट करता हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो और डिजीज़ भी होंगे या वो डिजीज़ को वो सस्केप्टेबल जो है वो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस जो है वो नहीं है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टूडेंट किसे कहते हैं, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे पास जो है ये किस चीज़ की वजह से होता है, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन GBM जो है टू प्लाज्मा प्रोटीन। It is a clinical and laboratory syndrome characterized by massive proteinuria which lead to hypoproteinemia, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and petting edema। अच्छा स्टूडेंट, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये हमारे पास क्या है, तो बॉडी में हमारे पास जो नॉर्मल एल्बुमिन की लेवल है वो 3.5 होती है, हमारे पास 3.5 ग्राम होती है हमारे पास ब्लड में। तो ये एल्बुमिन का काम क्या है, ये हमारे पास एक प्रोटीन है जो हमारे पास वेसल्स में वाटर को होल्ड करता है, तो जब कोई एल्बुमिन नहीं होगा तो ब्लड वेसल जो है वो लीक होंगे, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो मेन रीज़न जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो ये है एल्बुमिन है हमारे पास, कि हमारे पास जो मोस्टली एल्बुमिन है बॉडी से निकल जाता है यूरिन के ज़रिए, एक्सेस ऑफ एल्बुमिन जो है वो निकल जाता है यूरिन के ज़रिए, तो उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो काज होती है। अच्छा, तो ये अब स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, तो ये जो GBM है ये नॉर्मली हमारे पास क्या करता है, ये परमिएबल नहीं होता प्रोटीन के लिए, खासकर एल्बुमिन के लिए, लेकिन कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे पास जो GBM है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए, और इसमें जिसकी वजह से हमारे पास जो मैसिव प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है वो यूरिन में निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है हाइपरप्रोटीनीमिया, यानी ब्लड में जो प्रोटीन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाइपोएल्बुमिनीमिया लाजमी सी बात है, जब प्रोटीन जो है वो सारे यूरिन के ज़रिए निकल जाएगा और स्पेशली एल्बुमिन, तो एल्बुमिन का जो लेवल है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी, यानी लिपिड्स का जो प्रोपोर्शन है या लेवल है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से एडिमा हमारे पास हो जाएगी, यानी स्वेलिंग हो जाएगी। क्योंकि एक्सेस फ्लूइड जो है वो हमारे पास टिश्यू में जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, इसकी वजह से पेटिंग एडिमा जो है वो हो सकता है, आ जाता है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। फिर आता है इंसिडेंट। अच्छा, तो अब ये कितने बच्चों में कितने रेशोज़ में होता है, तो ये हमारे पास जब 10,000 यानी 5,000 50,000 चिल्ड्रन हो तो इसमें एक में जो है वो हमारे पास होगा, और ये हमारे पास मेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जेनेटिक्स उसकी मेल में जो है वो XX क्रोमोसोम होता है, तो जब एक X में जो है हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम या एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है तो वो बैकअप उसका नहीं हो सकता। हालांकि जब फीमेल जो है वो XY है, जिसकी वजह से हमारे पास उसमें जो है वो चांसेस होती है। अच्छा, फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी जो फीमेल में जो है हमारे पास एक्स्ट्रोजन है, तो ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है जो फीमेल को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो और एक और वजह ये भी है कि मेल जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से डर्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक कॉमन रीज़न है हमारे पास कि मेल में जो है ये वाली सिंड्रोम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फिर आता है एज ऑफ ऑनसेट इज़ बिटवीन 2 to 6। दूसरी डिजीज़ की तरह इसके भी जो ऑनसेट है वो हमारे पास के 2 to 6 ईयर्स है। फिर आते हैं
पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट देखें कि जब ग्लोमेरुलर हमारे पास डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से कि प्रोटीन को जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है 3.5 से जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी बॉडी में उसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और यूरिन में जो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाती है, यानी 3.5 से जो है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास क्या होता है हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी ब्लड में जो हमारे पास प्रोटीन है उसकी मिकदार जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिर जिसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर्स। अच्छा, जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा तो लाजमी सी बात है फिर उसकी वजह से हमारे पास एडेमा काज होगी और फिर है कि कंपेंसेटरी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय लिवर्स। तो हाइपरलिपिडीमिया जो है वो उसकी वजह से, यानी लिवर जो है बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा, सिंथेसिस जो है वो होगी उसकी लिवर में प्रोटीन की, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो हाइपरलिपिडीमिया जो है वो काज हो सकता है। फिर साइन और सिम्टम्स हमारे पास क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के एडेमा होगी हमारे पास, पफिनेस अराउंड द आइज, और मोस्टली एरिया जो वो हमारे पास कौन सी एरिया जो है वो इससे मुतासिर होगी, वो हमारे पास है पीरी ऑर्बिटल एरिया। तो यही वजह है कि आइस के अराउंड जो है पफिनेस दिखाई होती है। पोर एपेटाइट, उसको भूख जो है वो नहीं लगेगी जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा और डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। एसाइड्स होगी हमारे पास फोमी अफेरेंस ऑफ यूरिन, ये हमारे पास यूरिन है इसका फोमी अफेरेंस होगी, क्लाउडी अफेरेंस होगी, हेजी अफेरेंस जो है वो हमारे पास होगी। फिर आते हैं काजिज़ की तरफ। तो काजिज़ में हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलर में जो है वो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है क्या हो जाता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है वो काज हो सकता है। मेटाबॉलिक डिजीज सच एज डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी ये हमारे पास हो सकती है। वास्कुलर डिजीज सच एज सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिस की वजह से, एसिली मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिली की वजह से जो है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स काज हो सकती है। सर्कुलेटरी डिजीज, हार्ट फेलियर, सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें भी जो है हमारे पास जो है इसी वजह से जो है वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है वो काज हो सकती है। फिर आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो डायग्नोसिस में हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या क्या करनी है कि हमें मालूम हो सके कि हाँ इस पेशेंट को जो है ये हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ब्लड टेस्ट हमने करवाने हैं, टोटल सीरम प्रोटीन तो वो हमारे पास क्या आएगा, लो आएगा। क्यों? क्योंकि यूरिन में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा जा चुका होता है। सीरम एल्बुमिन भी हमारे पास लो आएगा। कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे पास हाई आएगा। लिवर की वजह से यूरिन टेस्ट हम करेंगे तो इसमें हमारे पास जो प्रोटीन लेवल है वो हाई होगा। कितना हाई होगा, यानी बॉडी में जो है वो प्रोटीन लेवल जो है वो लो होगा और यूरिन में जो है हमारे पास हाई होगा 150 mg से जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा 24 आवर में। एक्सरे हम कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड और रेनल बायोप्सी, यानी हम किडनी से एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में जो है वो टिश्यू लेंगे और उसकी बायोप्सी करेंगे। कब करेंगे, जब हमें ब्लड टेस्ट के ज़रिए और यूरिन टेस्ट के ज़रिए मालूम ना हो सके कि आए ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं है। फिर आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि ACE इनहिबिटर्स हेल्प टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन लॉस इन द यूरिन। अच्छा, जो हमारे पास ACE इनहिबिटर्स है स्टूडेंट, आप इसको जानते होंगे, तो ये हमारे पास जो बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है कि हमारे पास जो प्रोटीन का लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम हो। प्रोटीन किस चीज़ में, यूरिन में। कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड अदर ड्रग्स दे सप्रेस और क्विट द इम्यून सिस्टम में भी यूज़, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस रहेगा। क्योंकि जो ग्लोमेरुलर्स है उसमें जो डिसफंक्शन आ गई है, डिसेबिलिटी आ गई है, वो किसकी वजह से, वो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। कोई और डिजीज़ हमारे पास, बैक्टीरिया कोई और डिजीज़ हमारे पास नहीं होती जिसकी वजह से ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज होती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो सके। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी ट्रीटेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम। अच्छा, और हमने डाइट के ज़रिए जो है वो इस तरह का डाइट उस पेशेंट को देना है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड लेवल जो है वो हमारे पास कंट्रोल हो सके। क्योंकि अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास हाई हो गए तो फिर हमारे पास जो हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है या हेल्थ लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। लो साल्ट डाइट में हेल्प विद स्वेलिंग इन द हैंड्स एंड फिट,
हैंड्स एंड लेग्स। अच्छा, अब एडिमा है तो एडिमा जो है उसमें हमारे पास सोडियम रिस्ट्रिक्शन होती है बॉडी में, तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि साल्ट जो है वो हमने मिनिमम अमाउंट में जो है वो डाइट में शामिल करनी है ताकि एडिमा जो है और ना बढ़ सके। डायूरेटिक्स टू रिड्यूस एडिमा, डायूरेटिक्स लाइजेक भी हम यूज़ कर सकते हैं या फ्रोसेमाइड यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हो सकती है, तो हमारे पास सोडियम जो है वो आउट ऑफ बॉडी जा सकता है, जिसकी वजह से एडिमा जो है वो कम हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास एक एडिमा के लिए जो है वो हमने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है ग्रिप, CRIP, ग्रिप बनाया हुआ है, यानी CRIB। तो आपने जो है इसको फॉलो करना है अगर एडिमा हो। तो सी का मतलब क्या है? चेक। हमने जो है वो चेक करना है कि ये एडिमा जो है वो हमारे पास सीवियर है नहीं है, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। रिस्ट्रिक्ट, आर का मतलब फिर आता है रिस्ट्रिक्ट, यानी हमने पेशेंट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि साल्ट कम यूज़ करना है, वो चीज़ें कम यूज़ करनी है जिसमें सोडियम जो है वो ज़्यादा ना हो। फिर आता है इंस्पेक्ट स्किन, हमने देखना है कि किस स्किन यानी बॉडी की किस जगह पर जो है वो एडिमा है, हमने उसके हैंड देखने, फिट देखने हैं। इसके अलावा स्क्रूटम या अराउंड आई जो है वो हमने देखने कि वहाँ पर जो है वो उसकी स्किन कैसी है। और फिर बी से आता है बेड रेस्ट पोजीशंस, तो हमने उसके पोजीशन को भी देखना है कि कौन सी पोजीशन में जो है ये पेशेंट जो है वो रेस्ट लेता है। मोस्टली हमने एडिमा में जो है वो हेड और बेड जो है उसको ऊपर करना है, 30 एंगल से जो है वो ज़्यादा करना है, अगर उसको एसाइड्स हो तब। तो आपने ये एक्रोनिम जो है याद रखना है क्रिप। अच्छा, फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने क्या करना है? रिस्क फॉर फ्लूइड ओवरलोड रिलेटेड टू रिटेंट्स सोडियम्स एंड वाटर्स, हमने यानी स्ट्रिक्ट हमने जो है वो इनपुट और आउटपुट चार्ट को देखना है। हमने रिस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ फ्लूइड करना है, हमने उसको स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड देनी है। क्यों? सीवियर एडिमा में, किस लिए? ताकि एंड पेंट जो है वो उसका एडिमा जो है वो कंट्रोल रहे या वो ज़्यादा जो है वो ना बढ़े। रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। अच्छा, और अब इतने भी रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगानी कि उसको जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम की डिफिशियंसी हो जाए रिलेटेड टू प्रोटीन यूरिया एडिमा एंड डायूरेटिक्स इफेक्ट की वजह से। यानी हमने ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करनी ना बहुत ज़्यादा कम, हमने सिर्फ इतना करना है कि उसका जो एडिमा जो है वो ख़त्म हो जाए। डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू पफिनेस अराउंड आईज सेकेंडरी टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। वही बात है कि उसके अपने बारे में जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है क्योंकि उसको पीरियो ऑर्बिटल एरिया जो है वो उसमें एडिमा आ सकती है। एम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। अच्छा, अब अगर वो कुछ खा नहीं रहे, उसको कुछ पी नहीं रहे, तो लाजमी सी बात है उसके न्यूट्रिशन डाइट है या उसके जो डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए हमें जो डाइट रिक्वायर्ड है वो नहीं लेगा, तो इसमें जो है वो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो या स्टेटस है वो हमारे पास डिस्टर्ब रहेगा। फिर आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ। तो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास क्या है? मोनीटर इनटेक एंड आउटपुट एंड मेजर्स बॉडी वेट एवरीडे। अच्छा, अब आपने हर एक दिन जो है उसके बॉडी वेट को जो है वो मेजर करना है और उसके जो इनपुट और आउटपुट है उसको भी मोनीटर करना है। मोनीटर ब्लड प्रेशर्स, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे पास बढ़ भी सकते हैं, सोडियम रिटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन हो भी सकती है। मेजर एंड रिकॉर्ड द एब्डोमिनल गर्थ, उसका भी अपना ख्याल रखना है। मोनीटर वाइटल साइंस, फीवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया। मोनीटर लेबोरेटरी टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के हमारे पास पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, ये सब आपने देखना है। फ्रीक्वेंटली चेक यूरिन फॉर प्रोटीन। और अच्छा, हमने मुस्तकिल तौर पर जो है वो यूरिन को चेक करना है कि इसमें जो है वो प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। फिर आते हैं लास्ट वन सिंड्रोम की तरफ, जो है हमारे पास बार्टर सिंड्रोम। तो बार्टर सिंड्रोम हमारे पास क्या है? बार्टर सिंड्रोम हमारे पास है कि बार्टर सिंड्रोम ओरिजिनली डिस्क्राइब बाय बार्टर्स एंड कोलीग्स इन 1962 represent a set of closely related autosomal recessive renal tubular disorder characterized by hypokalemia, hypochloremia, metabolic alkalosis, हाइपरनीमिया विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये बार्टर सिंड्रोम इसका जो नाम है, ये जिसने इसे डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, इसके बेस पर इसे का नाम जो है वो रखा गया है। बार्टर था और उसका कुलीग था, उसने जो है 1962 में इस सिंड्रोम को जो है वो डिस्क्राइब किया था। अच्छा, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे पास जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है,
यानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है हमारे पास किस चीज़ का, रेनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स का, जिसमें हमारे पास हाइपोकैलीमिया हो जाता है, यानी बॉडी में जब बॉडी जो है वो हाइपरकैलीमिया का शिकार हो जाता है, हाइपोक्लोरीमिया का शिकार हो जाता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ जाती है उसमें, और हाइपर रिनिनीमिया हो जाता है। लेकिन उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमारे पास उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो लाजमी होगी, तो जिसमें हमारे पास क्या हो, हाइपोकैलीमिया होगी, हाइपोक्लोरीमिया होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी और हाइपररिनीमिया होगी। तो ये चारों को जब हम देखेंगे इसकी मिकदार जो है वो हमारे पास कम होगी और अल्कलोसिस होगी, तो तभी हम कहेंगे कि इस बच्चे को या इस चिल्ड्रन को हमारे पास क्या है, बार्टर सिंड्रोम है। फिर आते हैं कासेस एंड पैथोलॉजी की तरफ। तो कासेस में हमारे पास है, इन सम केसेस बार्टर सिंड्रोम्स में भी जेनेटिक्स एंड द कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम बिफोर बर्थ। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये हमारे पास कहा जाता है कि बार्टर सिंड्रोम जो है वो हमारे पास कॉन्जेनिटल होता है, यानी बिफोर बर्थ होता है। द कंडीशन इज टोट बिकॉज बाय डिफेक्ट इन किडनी एबिलिटी टू रिअब्सॉर्ब पोटाशियम, एज अ रिजल्ट द किडनी रिमूव टू मच पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी, दिस इज आल्सो नोन एज पोटाशियम वास्टिंग। अच्छा, अब इसे क्या कहते हैं, पोटाशियम वास्टिंग। ये अल्टरनेटिव नाम है, अल्टरनेटिव नेम है किस चीज़ का, बार्टर सिंड्रोम का, और इसे कहते हैं साल्ट वास्टिंग नेफ्रोपैथी, यानी इसमें सोडियम के जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होती, बल्कि वो सोडियम जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये एक रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से किडनी इफेक्ट होती है। पोलियूरिया जो है होती है उसमें वास्टिंग ऑफ क्या होती है, NA, और हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, या रेनिन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, यानी कभी कभार जो हाइपरटेंशन का शिकार भी हो जाता है, हाइपोटेंशन का शिकार हो जाता है, और उसका जो ग्रोथ है वो हमारे पास सही तरीके से जो है वो नहीं होता हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास जो बार्टर सिंड्रोम है उसका अल्टरनेटिव नाम जो है वो हमारे पास है पोटाशियम वास्टिंग, क्योंकि इसमें किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटाशियम जो है वो उसकी रिमूव कर देती है। नॉर्मली हमारे पास जो है वो किडनी जो है वो क्या करती है, रिएब्सॉर्ब करती है पोटाशियम को, लेकिन जब किडनी में डिसफंक्शन आ जाता है तो वो हमारे पास पोटाशियम को जो है बॉडी से बाहर निकाल देती है एक्सेस अमाउंट में। अच्छा, फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास वन है कॉन्स्टिपेशन, यानी उसको जो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा, ग्रोथ फेलियर्स, उसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मसल क्रैम्पनेस एंड वीकनेस। क्योंकि पोटाशियम जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के लिए ज़रूरी थे, नेसेसरी थे, जिसकी बॉडी को ज़रूरत थी, वो हमारे पास आउट ऑफ बॉडी जो है वो चले गए हैं किडनी के जरिए, किडनी डिस्फंक्शन की वजह से। तो इस वजह से हमारे पास मसल क्रैम्पिंग और वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास टेस्ट में आता है कि टेस्ट एंड डायग्नोसिस, तो वो है हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड इन यूरिन। क्योंकि ये तीनों जो है ये हमारे पास अगर बॉडी में कम होंगे और यूरिन में जो है बहुत ज़्यादा होंगे तो हम समझ सकेंगे कि हाँ इसको जो है बार्टर सिंड्रोम है। हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन इन द ब्लड्स। और हमने पहले ही पढ़ा था कि स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इस डिजीज़ में, इस सिंड्रोम में हमारे पास जो है वो रेनिन और एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, उसकी मिकदार जो है वो ब्लड में ज़्यादा होगी। लो ब्लड क्लोराइड्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि क्लोराइड, कैल्शियम और पोटाशियम जो है वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। द डायग्नोसिस ऑफ बार्टर सिंड्रोम इज यूजुअली मेड बाय फाइंडिंग लो लेवल ऑफ पोटाशियम इन द ब्लड। अच्छा, और पोटाशियम की मिकदार कितनी होगी, 2.5 से जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारे पास बार्टर सिंड्रोम में जो है वो आता है। फिर आता है ट्रीटमेंट्स। डाइट रिच इन पोटाशियम, क्योंकि हमारे पास बॉडी में जो है वो पोटाशियम नहीं है, वो यूरिन के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर चला गया है। तो हमने ऐसे डाइट लेने हैं जिसमें पोटाशियम जो है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी ऐसी फूड इसका इस्तेमाल करना है जो रिच इन पोटाशियम हो, या साल्ट एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एज वेल एज मेडिसिन डेट ब्लॉक द किडनी एबिलिटी टू गेट राइड ऑफ पोटाशियम। या तो हमने ऐसे फूड को इस्तेमाल करना है, ऐसे सप्लीमेंट्स को लेना है जिसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा हो, जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो, या हमने ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो हमारे पास जो किडनी की एबिलिटी है, जिसकी वजह से पोटाशियम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बॉडी से, तो उसको ब्लॉक करें, तभी हम इस सिंड्रोम से जो है बच सकते हैं या इससे बाहर निकल
आ सकते हैं। हाई डोजेज ऑफ नॉन स्टीरॉयडल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आल्सो भी यूज़, और ये भी हमारे पास NSAID जो है वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ। नर्सिंग डायग्नोसिस में कहते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसाइट रिलेटेड टू एक्सेसिव यूरिनेशंस, इसको हमने मद्देनजर रखना है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस रिलेटेड लॉस ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन सेकेंडरी टू बार्टर सिंड्रोम्स, हमने इसको देखना है कि पोटेशियम का लेवल जो है वो यूरिन में ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो ये हमारे पास बार्टर सिंड्रोम में आ सकता है। फटीग रिलेटेड टू स्पाज़म ऑफ मसल सेकेंडरी टू हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया की वजह से स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो जब मसल्स क्रैम्प होंगे या मसल जो है वो वीक होंगे, उसमें स्पाज़म होगा, तो फटीग जो है वो आ सकता है हमारे पास। फिर आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे पास है रिकॉर्ड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट्स, इसको हमने मोनीटर करना है। चेक ब्लड वॉल्यूम एंड वीनस प्रेशर्स को हमने जो इन दोनों को हमने वॉल्यूम को भी देखना है और वीनस प्रेशर्स को भी जो है वो हमने देखना है। ऑब्जर्व फॉर डिहाइड्रेशन के उसके फ्लूइड बैलेंस जो है वो बराबर है, यानी एक्यूरेटली रिकॉर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रेशन, हमने उसको रिकॉर्ड भी करना है। ऑब्जर्व फॉर न्यूरोमस्कुलर चेंजेस सच एज फटीग एंड मस्कुलर वीकनेस। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने जो कही थी कि मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, तो हमने उसको भी इंटरवेंशन में मद्देनजर रखना है, क्योंकि डायग्नोसिस में हो चुके हैं तो इंटरवेंशन में लाजमी सी बात है वो होंगे कि हमने न्यूरोमस्कुलर चेंजेस को भी देखने कि फटीग अब उसको होता है या मस्कुलर वीकनेस इसमें है या हमारे पास नहीं है।